नमस्कार एंड वेलकम टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं दिवाकर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है संविधान का विकास। अभी तक हम लोग संविधान का ऐतिहासिक आधार देखते हुए आए थे। आज हम देखेंगे संविधान का विकास किस तरह से हुआ। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको 1935 तक के अधिनियम पढ़ाए हैं, इसके बाद मैंने बोला था कि इसके बाद क्या आएगा आपका, तो इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को क्या होता है, भारतीय जो भी नेता रहते हैं अस्वीकार कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। देन उसके बाद फिर क्या रूपरेखा बनती है, इसके बाद होता है 1945 का शिमला समझौता। उसके बाद फिर वहां बात चलती है और फिर हम आगे बढ़ते हैं और 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो रहता है उसमें स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स जो रहते हैं, ठीक है, और दो सदस्य अन्य रहते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भारत में क्या करना है, संविधान सभा का निर्माण करना है और भारत के विभाजन की मांग को ये लोग खारिज कर देते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं कि ए और बी पार्ट में प्रांतों को बांटा जाएगा और कई सारी बातें होती हैं। तो मेन याद रखना, संविधान का विकास जब हमको पढ़ना है तो उसमें क्रिप्स मिशन पढ़ना है। क्लियर है। उसके बाद संविधान सभा, क्योंकि आपसे पूछते हैं संविधान सभा किस मिशन के या फिर किसके प्रस्ताव के द्वारा बनाई गई, तो क्रिप्स मिशन, संविधान सभा। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये हमारे संविधान का विकास यहां तक रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 1947 में 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो जाएगा, अंगीकृत कर लिया जाएगा, सभी लोग हस्ताक्षर कर देंगे और ये क्या होगा, प्रवत्त हो जाएगा, अधिनियमित हो जाएगा। मतलब भारत एक गणतंत्र के रूप में उभर कर सामने आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये जो भी फर्दर मोर हमको पढ़ना है वो सारा कुछ करना है। ठीक है। आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो पहली चीज वो हम देखेंगे संविधान सभा। क्या देखेंगे हम लोग, संविधान सभा। संविधान सभा के पहले हेडिंग डालना कि ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान का विकास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संविधान का विकास। और संविधान के विकास के अंतर्गत हमको क्या टॉपिक कवर करने हैं, तो हमको 3 टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें से मेन रहेगा संविधान सभा। क्लियर है बात। आपसे स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 वाला है वो इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके पॉइंट्स देख लेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, 1946 का हम लोग कैबिनेट मिशन पढ़ लेंगे। और मेजरली क्वेश्चन जहां से आते हैं प्रत्येक एग्जाम में, चाहे एमपीएसआई हो या फिर ईएसबी के द्वारा कोई भी पेपर कंडक्ट कराया जाता हो, इवन मध्य प्रदेश की आप पीएससी जो राज्य सेवा परीक्षा है उसकी प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो सिलेबस में यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया है संविधान सभा। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब भी हम संविधान की बात करते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देख लेते हैं संविधान सभा को। तो संविधान सभा की पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि ये मांग कहां कहां से उठते हुए आ रही है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया कि अगर हम इनफॉर्मल या फिर हम बोले अनऑफिशियली बात करें, अनौपचारिक रूप से बात करें इनफॉर्मली, तो हम पाते हैं कि ये 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऐसी बात लाई गई थी। उसके बाद देखें असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा भी ये बात उठाई गई थी। देन आफ्टर फिर हम देखते हैं 1934 में मानवेंद्र नाथ राय या फिर एम एन राय के द्वारा इसकी पहली बार मांग की गई औपचारिक रूप से, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जिसका उल्लेख हमको हर जगह मिलता है और यही हमको ऑप्शन में लगाना है। फिर हम देखेंगे 1 साल बाद कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो थे कांग्रेस के, इन्होंने भी ये मांग करी। फिर इसी कालक्रम में आप आगे बढ़ते जाएंगे, 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा और फिर क्या होगा, हमारे संविधान सभा की स्थापना हो जाएगी। ये डेट्स जो आज आपको क्लास में बताई जाएंगी इनको याद करना है। चलो आगे बढ़े। अब पृष्ठभूमि देखो, एम एन रॉय ने 1934 में सबसे पहले मांग उठाई जो कि डॉक्यूमेंटेड है ना, जो कि औपचारिक है या फिर आधिकारिक है। ठीक है। 1935 में यही बात कांग्रेस ने की। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोला है कि स्वराज बिल वाला कंसेप्ट बताए तिलक साहब का 1895 में, और कहा ये 1935। ठीक है, 40 साल का डिफरेंस हो रहा है। तो बात समझना, अनौपचारिक रूप से बोलना। अभी मैं आपको अनौपचारिक रूप से बोल दूं कि इस बार एसआई का जो पेपर होगा उसमें लगभग 500 से 550 पोस्ट आने वाली हैं। ये क्या है, औपचारिक नहीं है ना, अनौपचारिक है ये। ठीक है। इसी को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, तब वहां पर आप देखेंगे कि प्रॉपर गृह विभाग के द्वारा, ईएसबी के द्वारा क्या निकाला गया है, एक अधिसूचना कि इस पैटर्न में पेपर होगा। ये पहले आ गया है, मैंने बताया। ठीक है।
उसके बाद क्या आएगा कि ये आपका परीक्षा का पद है, उसमें फिर कैटेगरी वाइज आपका डिवाइडेशन होगा और फिर परीक्षा कंडक्ट कराने की तिथि और फर्दर फिर आपका रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, कैसे आप प्राप्त करेंगे, डेट, एग्जाम डेट कब है, फॉर्म फिलिंग की डेट कब स्टार्ट है, तो ये कहाँ रहेगा, औपचारिक रूप से घोषणा होती है। तो याद रखना है, इसीलिए इतना जोर दे रहा हूं कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने ये घोषणा या फिर ये आवाज कब उठाई, 1934 में औपचारिक रूप से। उसके बाद देखो फिर क्रिप्स मिशन 1942 वाला, ठीक है, क्योंकि क्या चल रहा था, भारतीयों को अपनी तरफ से लड़ाने की बहुत क्या कर रहे थे अंग्रेज, कोशिश कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो बात बन नहीं रही थी, तो फिर क्या हुआ था, ये वाली बातें सामने आ रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आधिकारिक प्रस्ताव की बात करें तो आधिकारिक प्रस्ताव कहां से आएगा, किसका, संविधान सभा का। तो याद रखना ये कहां से आएगा, कैबिनेट मिशन से आएगा 1946। चलो, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन याद रखेंगे अपने दिमाग में। कैबिनेट मिशन में कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये 3 सदस्यीय क्या था, मिशन था या फिर बोले समिति थी। ठीक है, 16 मई 1946 को संविधान सभा का अपना क्या रखा, प्रस्ताव रखा। डेट याद रखना एग्जैक्ट, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड हो गया है, पूरी की पूरी डेट मंथ और ईयर से वो पूछते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन देंगे, आपको बोल देगा 16 मई 1946, 18 मई 1946, क्योंकि 1946 तो हर कोई बता देगा। यहां पर आप लोग क्या होंगे, थोड़ा दिक्कत में पड़ सकते हैं, तो याद रखेंगे 16 ऑफ मई। मान्यता क्या है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 की उपधारा 1 के अंतर्गत मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। अब देखो, जो हम संविधान का विकास पढ़ रहे हैं तब हमको ये वाला अधिनियम भी पढ़ना है। मैंने आपको बोला था ना कि ऐतिहासिक आधार में हम नहीं पढ़ेंगे, संविधान के विकास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मान्यता यहां से किसको मिली है, संविधान सभा को मिली है, इसीलिए थोड़ा सा इसके अधिनियम के जो क्लॉजेस है वो हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़े। गठन, अब ये किसका गठन है, अभी तो आपने बताया सर 16 मई 1946, तो देखो वो प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव पर फिर 6 दिसंबर 1946 को क्या होगा, गठन होगा संविधान सभा का। फिर आप पढ़ते हैं, बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि पहली बैठक कब होती है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 2 दिन बाद क्या होता है, दूसरे दिन फिर क्या होगा, परमानेंट अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही आप देखेंगे तीसरी बार में क्या होता है, तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप ये याद रखें, हमेशा से तो हम बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, क्योंकि आप देखें यूपीएससी, एमपीपीएससी, इवन एमपीएसआई में पूछते क्या हैं, ग्रेजुएशन का नहीं पूछते, आपसे पूछते क्या है, आपसे पूछते हैं 6वीं से लेके 12वीं तक की चीजें ही आपसे पूछी जाती हैं, चाहे वह साइंस हो, चाहे वह हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी, भूगोल हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पढ़ते तो हम सब कुछ है, लेकिन पेपर में एंड टाइम पर क्लिक कब करेगा, जबकि हम क्लास से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, क्लास को एक बार देखेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टिल आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। क्लियर है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। पहली बैठक कब होगी, तो 9 दिसंबर 1946 को होगी, और इसी दिन पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे। क्लियर है बात, कौन रहेंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर किसी को पता है। पहले अस्थायी अध्यक्ष। अब अंतिम बैठक क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है कि इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा संविधान सभा का। फिर यहीं पर एक आपके पास पॉइंट आएगा कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। क्लियर है बात, क्योंकि देश में चुनाव 1951 से लेकर 52 तक हुए थे। ठीक है, 1952, 51, 52 के दौरान। तो ये इसने काम कब तक किया है, 51, 52 तक ही काम इसने किया है, किसने, संविधान सभा ने। कैसे, तो अंतरिम सरकार के रूप में। क्लियर है, इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में इसने कार्य किया है। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को कौन चुने गए, तो सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इंपॉर्टेंट लगा लो, क्या लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो, जो मर्जी वो कर लो, बहुत बार पूछा गया है। 9 दिसंबर 1946 को किसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया, राजेंद्र प्रसाद नाम आएगा, तो अगर आप टिक कर रहे हैं तो गलत कर देंगे, क्योंकि ये क्या थे, अस्थायी थे। यहां पर पॉइंट की स्टार्टिंग में आप देखें, वाक्य की स्टार्टिंग में आप देखें क्या लिख के आ रहा है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ना कि स्थायी। अब 2 दिन बाद फिर बैठक होगी 11 तारीख को, तब क्या होगा,
प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी बने, सबसे लंबा कार्यकाल था, बिहार से आते थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्लियर है बात। कब चुने गए? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव, ये यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव टेबल किया गया या फिर रखा गया, कहां पर? संविधान सभा में। तो कई लोगों ने गलत कर दिया था, शायद 2020 या 2021 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आया था, हो सकता है आप लोगों के एसआई के पेपर में यही क्वेश्चन एज इट इज उठा के पूछ दें, क्योंकि देखो संविधान सभा टॉपिक है, संविधान का विकास हमारे पास टॉपिक है, तो क्वेश्चंस तो आपके पास अल्टीमेटली आने कहां से हैं? संविधान से ही आने हैं। आपने क्या कर लिया? 12 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 आर्टिकल्स याद कराने की पूरी कोशिश होगी, ट्रिक के माध्यम से भी और कोरिलेट करके भी। ये आपने याद कर लिया तो ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन गलत करके आए, मतलब आंसर के क्वेश्चन के आंसर गलत टिक करके आए। चलो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। यही हम देखेंगे कि इसी को आगे चल के क्या बोलेंगे? तो प्रस्तावना के रूप में इसी को स्वीकृत किया गया। ठीक है, लेकिन याद रखना उद्देशिका और उद्देश्य प्रस्ताव दोनों ही अलग चीजें हैं। उद्देशिका किसे बोल देते हैं हम? प्रस्तावना को बोलते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अब देखो पारित कब होगा ये? तो 22 जनवरी 1947 को ये क्या होगा? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाएगा या फिर पारित हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव याद रखना, इसमें कितने टोटल अनुच्छेद थे? तो टोटल आर्टिकल्स थे इसमें 8। के एम मुंशी, इनका नाम याद रखना है। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है। अब गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहां पर जो राष्ट्र प्रमुख है ये निर्वाचन के द्वारा चुना गया हो। ये क्या ना हो? यहां पर मोनार्की या फिर हम बोलते हैं कि जन्मजात व्यवस्था ना हो पद की। इसके अलावा क्या बोला जाएगा? बोलें तो गणराज्य वह व्यवस्था होती है जहां पर राष्ट्र के सर्वोच्च, ठीक है, या फिर राष्ट्र प्रमुख का चुनाव किया जाता है या फिर राष्ट्र प्रमुख को चुनाव के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हम देखते हैं भारत में प्रत्येक 5 साल में क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भले ही वह राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है, सामान्य जनता वोटिंग नहीं करती है, लेकिन क्या है? ये चुने तो जाते हैं। भले ही विधायक और सांसद क्या करें? वोटिंग करें। ठीक है, विधायक और सांसद को भी कौन चुनता है? हम ही लोग चुनते हैं। क्लियर है बात? तो याद रखना है गणराज्य किसे कहते हैं। ठीक, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान प्रवत्त हो गया, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो के एम मुंशी ने क्या बोला था? हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है क्या चीज? उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि टेबल किसके द्वारा किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। इसका प्रस्ताव पारित कब माना गया? तो 22 जनवरी 1947 को। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संविधान सभा के कार्य। अब ये संविधान सभा थी तो कैबिनेट मिशन आया, इसने बोला कि इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। क्लियर है? क्योंकि याद रखना बर्कन हेड ने क्या बोला था? नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, याद आया? उन्होंने बोला था बर्कन हेड ने, जो भारत सचिव था, कि अगर आप लोग इतने ही समझदार हैं तो क्यों नहीं आप अपना कानून बना लेते हैं या फिर संविधान बना लेते हैं जो सर्वमान्य हो। तो वहां से बात आगे बढ़ते 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 यहां पर आ गई संविधान सभा पर। कैबिनेट मिशन ने बोला कि हम एक संविधान सभा का क्या करेंगे? हम आए हैं तो इस तरह की विधि देखेंगे कि कैसे संविधान सभा गठन होता है और फिर इसका कार्य क्या रहेगा? भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। क्लियर है बात? अब हमको यहां से पॉइंट देखना है कार्य क्या होंगे। तो देखो ये 2 तरह से कार्य करती थी। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई? अभी तक तो आप बोल रहे थे संविधान का निर्माण। देखो संविधान का निर्माण करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा ना, संविधान का निर्माण करना बात अलग है और सरकार के रूप में काम करना बात अलग है। ठीक है, बात समझ आ रही है? संविधान का निर्माण बात कर रहे हैं, वो अलग पॉइंट हो गया। और मैंने आपको बोला है कि जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक सरकार भी तो चली।
तो याद रखना विधायिका और संविधान निर्मात्री सभा के रूप में, दोनों के ही रूप में इसने कार्य किया। यहां पर आप देखें विधायिका के रूप में कार्य के दौरान इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर जीवी मावलंकर इनका नाम है, जब यह विधायिका या लेजिस्लेचर के रूप में कार्य किया जाता था। वहीं जब संविधान निर्माण का कार्य होगा तब क्या होगा, तब इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने देखा है 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट क्या चुने गए, प्रेसिडेंट चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन होता है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। 22 जनवरी 1947 को ये पास हो जाता है। के.एम. मुंशी बोलते हैं कि जो हमारा स्वतंत्र गणराज्य होगा उसकी ये जन्म कुंडली है, क्या चीज, उद्देश्य प्रस्ताव। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे, तो 8 अनुच्छेद थे। ये सारे कुछ आपको याद करते हुए चलना है। जब सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो अध्यक्षता कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो हाईलाइटेड चीजें हैं, इनको यहां पर आपको बिल्कुल थोड़ा सा पॉज लेके आराम से देखना है कि बताया क्या गया है। जब विधायिका के रूप में कार्य होगा तो जीवी मावलंकर, जब संविधान निर्मात्री सभा के रूप में कार्य करेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है बात। विधायिका के रूप में पहली बैठक कब होगी, तो 17 नवंबर 1947 को। क्लियर। अब ये फैक्ट ऐसा है कि अगर याद करना चाहो, श्रद्धा भक्ति हो तो याद कर लेना। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। इसका अंतरिम संसद के रूप में कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 17 अप्रैल 1952 तक रहेगा। क्लियर है। अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा का कार्यकाल कब तक रहा, 10 अप्रैल, 10 जनवरी, 17 अप्रैल, 17 जनवरी और 1952 कॉमन रहेंगे। अब आप यहां पर फंस जाओगे, क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। जैसे 16 मई आया था 1946, याद आया, अभी जस्ट इसी क्लास की बात है ना। तो ये सारे डेट, मंथ एंड ईयर हमको एज इट इज याद करने की कोशिश डे 1 से ही करना है, क्योंकि ये पॉलिटी है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें पूछेगा और गड़बड़ कर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब वो कभी भी ये नहीं पूछता है कि प्लासी का युद्ध जो था वो किस डेट को हुआ, आपसे पूछेगा 1757 है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर है। आपसे बक्सर की लड़ाई पूछेगा कब हुई है, 65 में हुई, 63 में हुई, 62 में हुई। ये नहीं पूछेगा कि अक्टूबर के महीने में हुई, किस डेट को हुई, है ना। तो ये याद रखना है आपको। हाँ, अब यहां पर एक्सेप्शन रहते हैं हिस्ट्री में भी। आपसे डेट्स उसने पूछी है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, बाकायदा सन पूछा है, मंथ पूछा है और डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन मंथ और ईयर तो उसने पूछा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो संविधान सभा के वाचन। अब ये वाचन क्या चीज होती है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब वहां पर आपको बताऊंगा कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को कानून बनाने में, उस प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया है उसे वाचन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है, राष्ट्रपति के साइन हो गए हैं तो क्या है, वो एक्ट बन गया, कानून बन गया। लेकिन वह 2024 में ही टेबल कर दिया गया था, मतलब क्या है, बिल को सदन के पटल पर रखा गया था, ठीक है बात। अब जब पटल पर रखेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है प्रथम वाचन। क्लियर है। प्रथम वाचन में ही होता है कि राजपत्र में छप जाएगा, गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। जब द्वितीय वाचन होता है तो द्वितीय वाचन ही सबसे लंबा चलता है, जिसमें हम और आप देखते हैं संसद में क्या होता है, बहुत बहस होती है, ठीक है। उसमें विभिन्न लोग अपना मत देते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा वक्फ का जो बदलाव का अधिनियम बन गया है, अधिनियमित हो गया, उसमें सब पहले आया था तो क्या हुआ था, जेपीसी, ठीक है, संयुक्त प्रवर समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था वो कि इसमें ये संशोधन होने हैं। वहां पर पक्ष विपक्ष सारे क्या थे, नेता थे, मतलब सांसद थे, राज्यसभा लोकसभा सभी के, तो वहां पर भेजा गया। तो ये किसके अंतर्गत है, ये आएगा आपका द्वितीय वाचन के अंतर्गत। और तीसरा वाचन क्या होता है कि यस और नो वोटिंग होगी और राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे और क्या होगा, कानून का निर्माण हो जाएगा। तो यही बात है संविधान सभा के वाचन। संविधान सभा ने भी तो क्या किया है, कानून बनाए हैं ना। तो संविधान सभा ने कानून कैसे बनाए, अभी पूछोगे सर कैसे बनाए, तो संविधान सभा के अंतर्गत ही तो क्या होगा, संविधान का निर्माण होना है। संविधान क्या है, पूरे जो भी कंपाइलेशन है कि हमको भारत का शासन
प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका कैसे चलाना है, जो भी संस्थाएं हैं इनके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, अगर अपॉइंटमेंट करना है तो कैसे करेंगे, टर्मिनेट करना है कैसे करेंगे, कार्यकाल क्या होगा, ठीक है, इनके वेतन भत्ते लाभ कैसे दिए जाएंगे, किस पर ये आधारित होंगे, संचित निधि पर होंगे, ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे। लेकिन कहाँ से मिलता है ये हमको? संविधान से। तो जब संविधान बना रहे हैं तो उसमें भी तो पक्ष विपक्ष होगा, कोई लोग किसी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और क्या करेंगे, कोई अपने सुझाव देंगे। जैसे हमने देखा 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। अब 13 दिसंबर को लाया गया, अगर ये सब वाचन वगैरह नहीं होते तो 2 दिन में पारित हो जाता। लेकिन कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। तो आप याद रखें 13 दिसंबर से 18 दिन ये हो गए और 22 दिन ये हो गए, ठीक है। तो इतना टाइम निकल गया, 40 दिनों में क्या हो पाया, फिर उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। तो आपको यहां से समझना है इस दौरान सबसे लंबा वाचन कौन सा रहा होगा। तो मैंने जैसा बताया दूसरा वाचन। पहले में क्या होता है, केवल प्रिंट करके कॉपी सदन पे रख देते हैं और गजट में क्या होता है, नोटिफाई हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। चलो इतनी जानकारी बहुत है। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, मतलब सबको प्रतियां दे दी गई। क्लियर है बात? गजट में नोटिफिकेशन निकल गया तो तब तो यहां पर गजट अजट की बात ही नहीं है, तो पहले बना ही रहे थे, तो ये 1 दिन का हो गया। अब याद रखना द्वितीय जो वाचन रहेगा, ये पूछा गया है बहुत सारे पेपर में कि संविधान सभा के द्वितीय वाचन को बताएं या फिर निम्न में से कौन सा सही है। तो कब से होगा? नवंबर 1948 से लेके अक्टूबर 1949। अब याद रखना 15-17 याद रख लो, हम लोग वैसे ही बोलते हैं 15-17, है ना। तो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर और 1948 से 1949। अब आपने देखा होगा संविधान दिवस मनाते हैं तो कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, यही तो हो गया था ना कि संविधान को क्या कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था। और फिर जब हम देखते हैं कि 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी को क्या हुआ, तो प्रवत्त हो गया, मतलब कि इंप्लीमेंट हो गया। जैसे ही इंप्लीमेंट हुआ तो भारत क्या हो गया, गणराज्य बन गया। यहां पर सहमति बन गई कि हाँ ये जो क्लॉज हैं ये सभी को मान्य है, जो भी बदलाव करने थे फुल एंड फाइनल यहां पर हो गए। जब हम लोग प्रस्तावना या फिर प्रीएम्बल या प्रीफेस पढ़ते हैं भारत के संविधान का, जहां पर लिखा होता है हम भारत के लोग और ये सब पूरी स्वतंत्रताएं और जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर किसी को याद हो तो याद, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो याद कर लेना। वहां पर लास्ट में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं हम लोग, आत्मसात, आत्मर्पित और ये सारी कुछ चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़े। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन। देन तृतीय वाचन देखो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। ये फाइनल डेट है, ये जो वहां आ गई, बात समझ आई। तो 3 के 3 वाचन अपने को याद होने चाहिए, जिसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जहां पर चर्चा होती है, जहां पर सारी कुछ चीजें की जाती हैं, द्वितीय वाचन। अभी हम जब वर्तमान में पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी बिल को कानून का रूप देते हैं, तो वहां पर भी यही 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं वर्तमान में भी, ठीक है। तो आपको याद करते हुए चलना है। अब देखें इस फोटो में थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि भले ही आप अभी एसआई के फ्रेशर हो, एक बार पहले पढ़ा हो या फिर कहीं और पेपर के आप क्या हो स्टूडेंट हो, एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, हम इन सभी लोगों से लगभग 4 से 5 लोगों से परिचित हैं, फोटोज में जो हैं, फोटो के अंदर हैं, है ना। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हैं जवाहरलाल नेहरू, ये हैं मौलाना आजाद, ठीक है। इसके बाद देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, और ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका हाल ही में क्या था, जन्मदिन था 14 अप्रैल। क्लियर है बात? तो ये आपको देखना ये क्या है, संविधान सभा के लोगों की कुछ फोटो हैं। और अध्यक्ष कौन है, तो आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा माना जाता है, 12 वर्षों का रहा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। आप देखो महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे कि मैं ये आपको समझाता हूं, आप लोग बताना कि आपको क्या चाहिए, ये इस पैटर्न में अच्छा लगता है या फिर ब्लैंक बोर्ड पर मैं सारा कुछ लिखूं आपको, ठीक है। बताना थोड़ा, ये इससे भी फर्क पड़ता है फीडबैक से। तो देखें संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389। याद रखें ये PYQ है, क्या है ये, PYQ। क्लियर है?
आजादी मतलब 15 अगस्त 1947 के समय सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 299। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत से पाकिस्तान अलग करके नया देश बनाया गया। क्लियर? तो यहां पर आप देखें कम हो गए। इसके बाद देखो संविधान को अंगीकृत करने के लिए कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो आउट ऑफ 389 कितने लोग किए? तो ये हुआ 284। अब जब आजादी के समय कितने थे? तो 299 से आप याद रखें 284 लोगों ने क्या किए? साइन किए संविधान पर। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों के सदस्य कितने थे? 292 सदस्य थे। इसके बाद देखिए चीफ कमिश्नर प्रांत, ये चीफ कमिश्नर प्रांत 4 थे, जिसमें कौन है? तो अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये कुर्ग भारत में है, और दिल्ली, हमको पता है दिल्ली क्या है? राज्य है, जहां पर एक जिला है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। क्लियर है बात? तो ये 4 के 4 आपको चीफ कमिश्नर प्रांत प्रोविंस याद रखना ही है। 389 याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने हैं? तो 389। 15 अगस्त 1947 को क्या यहां पर नंबर रह गए? तो 299। कितने लोगों ने साइन किए, सिग्नेचर किए संविधान पर? तो आउट ऑफ 299 कितने किए? 284 लोगों ने सिग्नेचर किए। वहीं हम बात करें तो चीफ कमिश्नर प्रांत कौन से हैं? तो ये आपको नाम याद रखने हैं, प्लस इनके कितने हैं? ये तो 4 हैं, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अब देशी रियासतों के प्रतिनिधि, देशी रियासत जो मैंने आपको बताई थी, प्रिंसली स्टेट्स, जिन्होंने मना कर दिया था अखिल भारतीय संघ बनाने से, जो कि कहां था? 1935 में कल्पना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। याद आ रहा है ना? लोथियन रिपोर्ट और ये सब चीजें बताई थी, नेहरू रिपोर्ट, फिर साइमन कमीशन, बहुत सारी चीजें बताई थी। याद आया? तो कितने लोग थे देश रियासतों के? 93 लोग। इसके बाद महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। इसको भी स्टार लगा लेना, ये क्या है? प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, पहले पूछा गया प्रश्न है ये कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। और जो महिला समूह था, उस समूह की अध्यक्षा कौन थी? तो श्रीमती हंसा मेहता थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको याद रखना है। ऐसे ही पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियन कौन थी, तो आपको बताते आना चाहिए कि कौन था। ठीक है, अभी आगे फैक्ट आएगा तो हम देख लेंगे, आपको याद रखना है कि कौन था कौन नहीं था। चलो आगे बढ़ो। डॉक्टर बी आर अंबेडकर अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी। देखो अभी हम संविधान सभा पढ़ रहे हैं, संविधान सभा जो थी उसी के अंदर क्या थी? ड्राफ्टिंग कमेटी थी। फिर हम देखते हैं कि फ्लैग कमेटी थी, फिर एडॉक फ्लैग कमेटी, बहुत सारी समितियां थी। तो वहीं पर ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी संविधान के निर्माण के लिए, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के महू में हुआ, है ना? याद रखना है इनको। इसके बाद देखें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके बाद गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी नहीं, क्या बोला था? जन्म कुंडली, हमारे स्वतंत्र गणराज्य की क्या चीज? उद्देश्य प्रस्ताव। टीटी कृष्णमाचारी डीपी खेतान की जगह, मोहम्मद सादुल्लाह एन माधवराव बीएल मित्र की जगह। ठीक है, अब ये बीएल मित्र और डीपी खेतान, टीटी कृष्णमाचारी, इनमें क्या है? इनमें थोड़ा सा आप ये समझना, ठीक है, पहले तो खुद थोड़ा खोज करना कि ये सर ने ऑब्लिक करके क्यों नाम लिखे हैं। ये इसीलिए लिखे गए हैं क्योंकि बीएल मित्र और जो डीपी खेतान थे, ये लोग क्या हो गए थे? एक अस्वस्थ हो गया था और एक की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो इनको अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना, कितने लोग डॉक्टर अंबेडकर के अलावा संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, क्या थी? प्रारूप समिति। ड्राफ्ट को क्या बोलते हैं? प्रारूप। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर, ये सभी को मालूम है। क्लियर है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। क्लियर? ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे जो मैं आपको बताता जाऊंगा, यहां पर आपके पास लिखे हुए भी मिलेंगे, तो आपको मिस नहीं करना है, पूरी क्लास देखना है। और समझ नहीं आता है या फिर कोई क्वेरी रहती है, कुछ प्रश्न रहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलो, इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? प्रारूप समिति की स्थापना की बात हो रही है, 29 अगस्त 1947 को हुई। ठीक है, प्रारूप समिति ने अपना
करने के लिए 6 माह से भी कम का समय लिया, और इतने ही समय मतलब 180 दिन के दौरान ही इसने 141 बैठकें कर ली। ठीक है, पूरा ड्राफ्ट बना के तैयार कर लिया संविधान का, और फिर हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अंगीकृत कर लिया गया। देन 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान लागू किया जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, अधिनियमित हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखें, ये आपके सामने कुछ नाम आ रहे हैं, इनको आप बिल्कुल याद कर लें। क्यों याद कर लें, क्योंकि ये सभी कहां से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। आप अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो आपको याद रहेगा कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। मध्य प्रदेश में और कई मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम भी हम पढ़ सकते हैं, तो वही यहीं पर हैं। और ये लोग क्या भी रहे हैं, तो ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। क्या रहे हैं ये लोग, कौन हैं, तो ये जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके सदस्य हैं ये सभी लोग। और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य था या फिर नहीं था, फिर हमसे ये सारी कुछ चीजें बनती नहीं हैं, तो इसको रेड मार्क कर दिया है, रेड फ्लैग कर दिया है। क्वेश्चन अगर गलत किया तो समझे रहना आप रेड जोन में चले जाएंगे, यू विल बी इन डेंजर जोन। क्यों, क्योंकि अब जब इतने से इजी क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर को सबको ही जानता है, जो कि मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके संस्थापक हैं। भगवंत राव मंडलोई, एक्स चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, डॉक्टर श्री रविशंकर शुक्ल, सॉरी, ये कौन है, तो पहले मुख्यमंत्री। मैंने अभी आपको बताया था जब 1935 का अधिनियम आया था, उसके द्वारा जब 37 में चुनाव हुए राज्यों में, प्रांतों में, और वहां पर क्या हुआ, मध्य प्रांत में जब चुनाव होता है तो यहाँ पर सरकार बनती है, और यहाँ पर श्री रविशंकर शुक्ल क्या बनते हैं, वहां सरकार में ये बनते हैं शिक्षा मंत्री, और ये विद्या मंदिर योजना लाते हैं। और क्या बने फिर ये फर्दर, जब मध्य प्रदेश बन गया तो ये क्या बने, पहले मुख्यमंत्री बने। अवधेश प्रताप सिंह, ये रीवा रियासत से आएंगे। शंभुनाथ शुक्ल, श्री राम सहाय तिवारी, विनायक सीताराम सरवटे। अब ये देखो, केसी रेड्डी, पट्टाभी सीतारामैया, विनायक पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा, पुनाचा। ठीक है, अब यहां से याद रखना ये लोग कौन हैं, तो ये हैं मध्य प्रदेश के सारे, कौन है ये, तो ये हैं राज्यपाल, गवर्नर। कौन है ये लोग, राज्यपाल हैं। इन सभी का नाम याद रखना। और 2025 की पीएससी में क्या हो गया, 2025 की पीएससी में पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश के राज्यपालों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा, हरिविनायक पाटस्कर का या फिर आपके पट्टाभी सीतारामैया का। तो बहुत लोगों ने गलत कर दिया। क्लियर है, केसी रेड्डी, पट्टाभी सीतारामैया, पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा और पुरांचा, ये आपको याद रखना है। पहली बार मध्य प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लगा तब उस समय राज्यपाल कौन था, तो सत्यनारायण सिन्हा थे। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे जब हम राज्यपाल को कवर अप करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। श्री कुसुमकांत जैन, सेठ गोविंद दास, हमने सुना होगा इनका नाम। मास्टर लाल सिंह सिंसिनवार, हरि विष्णु कामत। एंग्लो इंडियन कौन है, तो एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंथनी। ये संविधान सभा में आप याद रखना, यहां पर क्या हुए थे, उपाध्यक्ष या फिर उप अध्यक्ष क्या हुए थे, मनोनीत हुए थे। ठीक है, यहां से भी पीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। राधा वल्लभ विजयवर्गीय जी, सीताराम जाजू, ब्रज नारायण जी, बाबू राम सहाय, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश में जन्मे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और बहुत सारे इनके पास क्या हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है, बहुत से भारत में कानून मंत्री भी रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो आपको भूलना है ही नहीं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। आ गई बात समझ में, आगे बढ़े। अब देखो, ग्रैनविल ऑस्टिन क्या है, ये सारे लोग विदेशी लोग हैं, तो क्या करेंगे, अब थोड़ा मीन मेक तो निकालेंगे ही। अब क्या बोलते हैं संविधान सभा के विषय में, ये एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। ठीक है, मतलब एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, जिस देश में एक दल है उसी दल का निकाय है ये, और सभा ही कांग्रेस है, मतलब संविधान सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही क्या है, भारत है। तो इनका कहने का मतलब था कि जो भी संविधान सभा में लोग हैं ना, तो कांग्रेस के ही हैं और कोई नहीं है। टोटली गलत फैक्ट है ये।
अगर आप फैक्ट पर बात करें तो ये टोटली गलत है फैक्ट। अभी आपके सामने टेबल आएगी या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट क्या है, ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं संविधान सभा में कितने लोग कांग्रेस से थे, कितने लोग गैर कांग्रेसी थे। चलो आगे बढ़े। तो ग्रेनवेल ऑस्टिन का कथन याद रखना कि इन्होंने बोला संविधान सभा ही क्या है, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। और ये क्या है, एक दलीय देश का, क्या है, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय। इसके बाद देखो विस्काउंट ने क्या बोला, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय। क्या बोला कि यहां पर सारी मेजोरिटी क्या है, तो हिंदू ही हिंदू हैं, तो हिंदुओं का क्या बोला इन्होंने, बॉडी बोल दी, हिंदुओं का निकाय बोल दिया संविधान सभा को। तो आपको ये सारे कथन याद रखने हैं। क्लियर है। इस अधिनियम को, किस अधिनियम को किसने क्या बोला, ब्रेक रहित गाड़ी किसने बोला, इंजन रहित गाड़ी किसने बोला 1935 को। तो ये सारे कुछ पूछे जाएंगे। संविधान सभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से थे, 55 थे। ठीक। संविधान सभा का पहला निर्वाचित उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना गया। अभी देखो मैंने क्या बोला था, फैक्ट को गौर से सुनना। मैंने बोला था जब हमने फ्रैंक एंथनी को पढ़ा था तो मैंने बताया कि ये संविधान सभा के क्या थे, पहले मनोनीत उपाध्यक्ष। यहां क्या लिखा है, पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष। निर्वाचन मतलब चुनाव, मनोनीत मतलब क्या हुआ है, इनका नॉमिनेशन किया गया है। जैसे कि 12 लोग कहां जाते हैं नॉमिनेशन के द्वारा, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। और आउट ऑफ 250 238 सदस्य ऐसे रहते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं और जिनका निर्वाचन किया जाता है विभिन्न राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। क्लियर है बात। H.C. मुखर्जी को याद रखेंगे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। ठीक है। उपसभापति उपाध्यक्ष वही बात है। ठीक। तो फ्रैंक एंथनी को आपको याद रखना है। यहां पर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत कभी कभी समझ में नहीं आता है बच्चों को कि क्या है ये, मतलब इस पर ध्यान नहीं देते, केवल एक चीज पकड़ ली ना फिर उसको भूलना ही है। भूलना कैसे है कि आप फिर यहां की चीज भूल गए, निर्वाचित और मनोनीत। उपाध्यक्ष उपसभापति रट्टा मार लिया कि कौन था, ऐसी मुखर्जी। पेपर में आया कि हम पूछ रहे हैं मनोनीत, आप बता रहे हो निर्वाचित, और फिर वहां पर क्या कर रहे हो कि यार ये तो गलत हो गया क्वेश्चन। कैसे गलत हो गया, हमने तो पढ़ा है। तो ऐसे गलत होता है कि यहां पर नॉमिनेटेड और ये क्या है, निर्वाचित। क्लियर। आगे बढ़े। अब देखो हर प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर ही हम देख रहे हैं 1909 से चालू हो गया था डिवाइडेशन। तो यहां पर आप देखें जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गई थी। लगभग बात की जाए तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट यहां पर बांटी गई थी या फिर डिसाइड की गई थी। चलो आगे देखें। 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्लियर। HVI आयंगर संविधान सभा के सचिव थे। अब ये देखो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, BN राव को भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। बहुत बड़ी पोस्ट है ये, क्या है, बहुत बड़ी पोस्ट है, संवैधानिक सलाहकार। मुख्य प्रारूपकर्ता, मुख्य प्रारूपकर्ता कौन रहेगा वो भी आप अभी एक फैक्ट के अंतर्गत देखेंगे। SN मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। किसका, संविधान सभा का। SN मुखर्जी। देखो फैक्ट आ गया आपके पास। एक तो होते हैं ड्राफ्ट कमिटी की चेयरपर्सन, तो डॉक्टर अंबेडकर। मुख्य ये क्या है, प्रारूपकार है, ड्राफ्टमैन है, तो कौन है, SN मुखर्जी हैं। और आपके संवैधानिक सलाहकार कौन रहेंगे, तो रहेंगे BN राव। इसके बाद संविधान सभा के सचिव कौन रहेंगे, तो HVI आयंगर। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कौन कौन लोग सदस्य थे, जरा कमेंट करके बताएं कौन कौन लोग थे, जल्दी से बताएं। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे, दैट इज मोतीलाल नेहरू के बालक जवाहरलाल नेहरू। चलो आगे बढ़े। संविधान सभा को किसके द्वारा या फिर इसका प्रतीक क्या था, तो एलिफेंट था। अभी आप देखते होंगे ना, अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स या हम बोलें जियोपॉलिटिकल न्यूज सुनते हैं तो आप देखते होंगे अक्सर भारत को कैसे डिनोट किया जाता है कि हाथी, हाथी के द्वारा बताया जाता है। तो देखो
वो हाथी, हमको तो एक मजाक हो गया कि स्लो है, लेकिन आपको पता होगा जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन है? हाथी। अब हम देखें संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो हाथी था। याद रखना है, संविधान सभा का प्रतीक क्या था, किसे चुना गया था? कभी भी बाघ, टाइगर, लायन, है ना, शेर, किसी को भी नहीं लगाना है हमको, एलिफेंट को लगाना है। सबसे बुद्धिमान, सोच समझ के फैसले लेने वाला। क्लियर है? हर कदम फूक फूक के रखने वाला कौन है, और जब जहां पर रख दिया तो वो क्या हो गया? बिल्कुल अटल टाइप का हो गया। चलें, आगे बढ़ो। अब देखो, संविधान को बनाने की लगभग ये हर जगह आपको लिखा मिल जाएगा। तो मैंने भी आपको बता दिया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 64 लाख रुपए इस पूरी प्रक्रिया में खर्च हुए। और जो सुलेखक थे, जिन्होंने कैलीग्राफी की थी, वो कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनकी शर्त क्या थी? इनकी शर्त थी कि हर पेज पर मैं क्या करूंगा? अपने साइन करूंगा। और इन्होंने क्या किया? बाकायदा हैंड, मतलब हैंड रिटन है पूरा संविधान इन्हीं के राइटिंग से। ठीक है, तो याद रखना, ये एक फैक्ट है आपके पास। लोकसभा के पहले चुनाव 1951 से 52 तक रहे, तभी हमने पढ़ा है कि कब तक रही है? 17 अप्रैल तक रही है, 1952 तक। अंतरिम संसद के रूप में कार्य किसने किया है? तो संविधान सभा ने किया है। ये आपके पास फैक्ट रहते हैं। अब देखो, ये बहुत सारी समितियां आ गई हैं, और इन समितियों में आप देखेंगे कि आपसे अध्यक्ष पूछे जाते हैं बहुत से पेपर में। इवन एसआई में भी बहुत बार पूछा गया है। कोई सा भी पेपर आप उठा लें, व्यापम मतलब ईएसबी का उठा लें, एमपीपीएससी का उठा लें, अदर स्टेट्स के भी उठा लें, ये फैक्ट तो कहीं भी नहीं बदलने। आप जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु मतलब कन्याकुमारी तक चले जाओ, और यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, ये फैक्ट तो एज इट इज रहेंगे। भारत का संविधान पूरे भारत में लागू है। क्लियर है बात? तो इनको याद कर लेना है हमको कि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ये एक ऐसा फैक्ट निकल के आता है जहां पर सभी लोग गलती करते हैं। तदर्थ मतलब होता है एडॉक, झंडा समिति मतलब फ्लैग कमिटी। जहां तदर्थ लग गया है वहां पर आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जहां पर जेबी कृपलानी है वहां केवल झंडा समिति को आपको याद रखना है। प्रारूप समिति मतलब डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसके बाद देखें, प्रांतों का संविधान कौन बनाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाएंगे। इसके अलावा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति की बात करना होगा तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऊपर की 3 देखोगे आप तो वहां पर डॉक्टर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। याद करने में आसानी रहे, संघ शक्ति समिति, उसके बाद राज्यों के लिए समिति, देन संघीय संविधान, संघ की शक्ति, संघ का संविधान, और राज्यों के लिए समिति। जहां भी लिखा मिले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लगाना है जवाहरलाल नेहरू। अब जब प्रांतों का संविधान बात आएगी, जहां पर मौलिक अधिकार की बात आएगी, जहां पर जनजातियों की बात आएगी, जहां पर अल्पसंख्यकों की बात आएगी, कहां आएंगे हम? सरदार पटेल। इसके बाद प्रारूप समिति की हम बात कर ही चुके हैं। मेन इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है जहां पर सभी गड़बड़ करते हैं, तो ये याद रख लेना बहुत अच्छे से। एडहॉक जो राष्ट्रीय ध्वज या फिर झंडा समिति थी, उसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष, 11 दिसंबर 1946, पहले राष्ट्रपति, 12 साल का कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। और झंडा समिति के थे जेबी कृपलानी। क्लियर है बात? तो ये आपके क्या होते हैं? ये संविधान सभा को हमने आज देखा। किसके अंतर्गत देखा? तो ये है भारत के संविधान का विकास हो रहा है। ये क्यों विकास हो रहा है? ऐतिहासिक आधार हमने देख लिया, मतलब जो भी उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जो भी बेस है हिस्टोरिकल, वो हमने कवर कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? जो हमारी संविधान अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ये उत्तरोत्तर कैसे इस स्टेप पर पहुंचा आज, कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को भी बता रहा है कि विद इन 3 मंथ्स यू हैव टू डिसाइड कि आप साइन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो ये बात आई होगी ना कि जो आज हमारा संविधान इतना परिष्कृत हो गया है। क्लियर है? तो यही वो आपसे चाह रहा है कि आप संविधान का ऐतिहासिक आधार पढ़ लिए हैं, इसके बाद संविधान का विकास समझें। तो हमको कैबिनेट मिशन देखना है, और हमको देखना है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये आपका बिल्कुल 15 से 20 मिनट का रहेगा, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, गिनती के काउंटेबल फैक्ट्स देखते हैं। मेन रहता है संविधान के विकास के अंतर्गत संविधान सभा क्या रहती है? तो ये रहता है हमारे पास संविधान सभा। क्या रहेगा? संविधान सभा।
संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कहाँ से आती है तो मैंने आपको बताया, आपके पास अगर आपने कहीं ये सुन लिया हो 1895 असहयोग नॉन कोऑपरेशन, है ना, असहयोग आंदोलन सुन लिया हो आपने, फिर 1923 की स्वराज पार्टी की मांग सुन ली हो, इसके बाद फिर क्या एम एन राय का क्या आ गया, फॉर्मल आ गई, फिर 1935 में नेहरू जी आ गए, फिर क्रिप्स मिशन आ गया, देन उसके बाद फुल फ्लेजेड जब आएगा अपना तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर क्या बनेगी, संविधान सभा का गठन होता है। कब होता है, मई 1946, 16, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये सारे कुछ आपको याद करते हुए चलना है, और कहीं भी किसी को कोई समस्या आती है तुरंत कांटेक्ट करें आप, ठीक है। लोड बिल्कुल नहीं लेना है, आपका पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, सिलेबस कवर अप होगा, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्या समझे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।